तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे शोषण क्या है। अब हम लोग समझते हैं शोषण के प्रकार। तो शोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वायवीय शोषण, एक होते हैं अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण क्या है और अवायवीय शोषण क्या है उसको समझते हैं। वायवीय शोषण में क्या है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है। ऑक्सीजन जब उपस्थित होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें ढेरों ऊर्जा का निर्माण होता है। ढेरों ऊर्जा का निर्माण होता है, इस तरह का ढेरों ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ढेरों ऊर्जा का यूनिट होना चाहिए, तो ये एटीपी होता है, 38 एटीपी। कितना, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितने एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब वायवीय शोषण में ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अवायवीय शोषण में भी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 2 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कितने ऊर्जा एटीपी की, 2 एटीपी की। और इसमें बहुत कम होता है, यानी 2 एटीपी बहुत कम ऊर्जा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है अवायवीय शोषण में। और वायवीय में कितना, 38 एटीपी ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। अब समझते हैं वायवीय शोषण में ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है। वायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होता है, पूर्णतः विखंडन होता है। और अवायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज का अंशतः, मतलब बहुत कम। ग्लूकोज का अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होता है, अंशतः विखंडन होता है। अब यहां तक हम लोग समझ गए कि वायवीय शोषण में क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा, बहुत सारे ऊर्जा, कितना, तो 38 एटीपी का होगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होगा। और अवायवीय शोषण में क्या है, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। तो ऑक्सीजन जब अनुपस्थित होगा तो थोड़ा ऊर्जा का निर्माण, यहां लिख देते हैं थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा। और जब थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा तो थोड़ा ऊर्जा क्या होगा, 2 एटीपी होगा और ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होगा। अब समझते हैं जब ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन वायवीय शोषण में होता है तो क्या बनता है। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। और इसमें ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाता है क्या, CO2 बनाता है, H2O, थोड़ा जल और ढेरों ऊर्जा का निर्माण करता है। और वायवीय शोषण में तो ये हो गया। और वायवीय शोषण में क्या होता है, तो ग्लूकोज है और उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है। ग्लूकोज है यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज है और ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहेगा तो बनाएगा एथेनॉल। क्या बनाएगा, एथेनॉल बनाएगा, एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल बनाएगा। और साथ में देगा CO2, साथ में क्या देगा, CO2 देगा। अब देखिए ये जो क्रिया होगा, ये क्रिया क्या कहलाएगा, तो ये क्रिया जो है अवायवीय शोषण में एक जो क्रिया होता है इसको बोलते हैं किण्वन। क्या बोलते हैं, किण्वन। अवायवीय शोषण में कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। किस जीव में होती है, तो जीव का नाम है ईस्ट। किस जीव में होता है, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, तो ईस्ट में होता है। अवायवीय शोषण एक चरण में संपन्न होता है। कितने चरण में, एक चरण में। चरण की बात करें तो एक चरण में, और वह चरण कौन सा है, कोशिका द्रव। वो चरण कौन सा है, कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव। अवायवीय शोषण कितने चरण में, एक चरण में। और वो चरण कौन सा है, कोशिका द्रव है। वायवीय शोषण की बात करें तो वायवीय शोषण 2 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण जो है, पहला चरण, इस चरण का नाम है कोशिका द्रव। क्या नाम है, कोशिका द्रव। और दूसरा चरण का क्या नाम होगा, तो दूसरा चरण का नाम होगा, दूसरा चरण का नाम होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब यहां तक हम लोग बातें समझ गए अच्छी तरह से। अब हम लोग वायवीय और अवायवीय शोषण के विशेषता के बारे में समझते हैं। तो मैं इसे इरेज करता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो हम लोग समझते हैं अवायवीय शोषण की विशेषता। तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। तो पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। अवायवीय शोषण में क्या होगा, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है। अब बातें करते हैं दूसरा विशेषता की। ये पहली विशेषता क्या है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अब अवायवीय शोषण में दूसरा हम लोग पढ़े हैं, याद कीजिए, अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होता है। अवायवीय शोषण में ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होता है,
अंशतः विखंडन होता है। अब अंशतः जब विखंडन होता है तो इसके बाद क्या होगा, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा। क्या होगा, थोड़ा ऊर्जा का निर्माण होगा, एकदम थोड़ा सा ऊर्जा का, यानी कम ऊर्जा का निर्माण होगा। अवायवीय शोषण में क्या होगा, थोड़ा यानी कम ऊर्जा का निर्माण होगा, कम ऊर्जा का निर्माण होगा। ये तीसरा हो गया आपका। चौथा की बात करते हैं तो क्या है, ए कितने चरण में संपन्न होते हैं, तो ए एक चरण में संपन्न होते हैं, ये हम आपको बता रखे हैं। अवायवीय शोषण कितने चरण में, एक चरण में, और कहाँ पे, कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय शोषण एक चरण में संपन्न होता है, एक चरण में संपन्न होता है, एक चरण में संपन्न होता है, जो कोशिका द्रव में, जो कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है, जो कहाँ पे होता है बच्चों, कोशिका द्रव में होता है। अब हम लोग बातें समझते हैं कि अवायवीय शोषण में एक ही चरण में संपन्न होता है और कोशिका द्रव में होता है, और ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होता है, तो उसके फलस्वरूप अंशतः विखंडन होगा, उसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, जो कि बहुत ऐंठन, दर्द और तकलीफ लाता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ पे लिखते हैं पांचवा, मानव शरीर में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति के कारण लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। कौन सा अम्ल का, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, 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 जो पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है, पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण दर्द, ऐंठन और तकलीफें होने लगती है। अब फिर से इस बात को हम लोग समझते हैं, अवायवीय शोषण की विशेषता। तो अवायवीय शोषण की विशेषता 5-6 है। तो पहला विशेषता क्या है, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का अंशतः विखंडन होगा, जिसके फलस्वरूप बहुत कम ऊर्जा के निर्माण होगा, इतनी सी, यानी 2 एटीपी ऊर्जा का हमें निर्माण होगा। इसके बाद क्या है, ये एक ही चरण में संपन्न होता है, जो कोशिका द्रव में होता है, और जैसे ही कम ऊर्जा का निर्माण होगा तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, तो इसके सारा कारण मानव शरीर में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, C3H12O6। यहाँ पे लिख देते हैं पाइरूवेट का C3H12O6, ये पाइरूवेट का फार्मूला होता है। तो कहने का मतलब है, ये पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, ऐंठन, क्रैम्प, तकलीफें होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग बातें करते हैं किण्वन। तो किण्वन ईस्ट में पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। और अवायवीय शोषण एक चरण में होता है, इसमें 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये सभी आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब समझते हैं हम लोग वायवीय शोषण। तो आइए हम लोग बातें करते हैं वायवीय शोषण की विशेषता की।
तो वायवीय श्वसन में पहला क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होगा। ग्लूकोज के पूर्णतः विखंडन के फलस्वरूप ढेरों ऊर्जा का निर्माण होगा, जिससे हम लोग क्या होंगे, ऊर्जावान होंगे। यह 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण को बोलते हैं कोशिकीय द्रव में, और दूसरा चरण किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब बातें करते हैं वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्णतः विखंडन होगा तो बनाएगा क्या, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। H2O यानी जल बहुत कम, और ढेरों ऊर्जा का, अधिक ऊर्जा का निर्माण करेगा, अधिक ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो हम लोग यहाँ तक बातें समझ गए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत बेहतर लगता होगा। तो हम लोग बातें करते हैं कुछ जीवों के श्वसन अंग की। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे की हम बात अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब बातें करते हैं जीवों में श्वसन अंग की। तो जीवों में श्वसन अंग में स्तनधारी। तो स्तनधारी किसे, हम लोग स्तनधारी में मिलिए वर्ग के हैं, तो हम लोग फेफड़ा से श्वसन करेंगे। जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया यानी श्वसन नली से श्वसन करते हैं। कीट में आगे कीड़े मकोड़े, तिलचट्टा, टीडा, अंखफोड़वा जिसको बोलते हैं, ये सभी किसे शोषण करते हैं, ये सभी ट्रैकिया या श्वसन नली से शोषण करते हैं। जलीय जीव जैसे मछली, ये क्लोम, ये गिल्स या गल्फरा से करते हैं। देखिए गिल्स को ही हिंदी में क्लोम और उर्दू में गल्फरा कहते हैं। अब बातें करते हैं मेढक। मेढक का शोषण अंग 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेढक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं, ये गिल्स से शोषण करते हैं। और मेढक जब जवान रहता है तो उस समय फेफड़ा से शोषण करता है, मतलब भूमि पे रहता है उस समय, और भूमिगत हो जाता है यानी बुढ़ौती में ये त्वचा से शोषण करते हैं। अब बातें करते हैं हम लोग एक कोशिकीय जीव का। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ये विसरण क्रिया के द्वारा शोषण करते हैं, या परिवहन भी विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि विसरण क्या है। उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ समान जगह पे सभी चीजों का फैलाव विसरण कहलाता है। जैसे अगरबत्ती का हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक कोने पे यहाँ अगरबत्ती जल रहा है तो उस कोने पे सुगंध पहुंच जाए, एक क्रिया क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। तो इसी के द्वारा क्या होता है, ये कोशिकीय जीवों में शोषण की क्रिया होती है या परिवहन की क्रिया होती है। अब बातें करते हैं मछली, जो एग्जाम में पूछता है मछली पानी में कैसे शोषण करता है। तो मछली पानी में घुले ऑक्सीजन के द्वारा शोषण करता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं, और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में शोषण। इसके बाद चूंकि हम लोग या पेड़ पौधे जो है ये जटिल प्राणी है, और एक कोशिकीय जीव के बारे में कुछ ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है इस क्लास में। तो हम लोग कल के क्लास में करेंगे पौधों में शोषण और मनुष्यों में शोषण की बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।